तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय साल 2021-22 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना दरअसल थोड़ी देर बाद विधानसभा में तो विधान परिषद में नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा बजट पेश करेंगे। योगी सरकार का ये 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा और ये सूबे के इतिहास में पहला पेपरलेस यानी कागज रहित बजट होगा। आपको बता दें कि नए बजट में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को साधने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को भी तेज गति देने की कोशिश होगी। कोरोना आपदा के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए खजाना खोला जा सकता है। बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और अंजलि, सबसे बड़ी बात है, इस समय जो तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और बजट देखिए, बजट का बैग उनके बगल में रखा हुआ है और यही वो पिटारा है जिससे जो है थोड़ी देर में लोगों को सौगात मिलने वाली है। ये अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को इस समय। और थोड़ी देर में यानी कि 11 बजे बजट पेश होने वाला है। भारी भरकम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट आज सदन के पटल पर पेश करने वाली है। तो वहीं काशी के कुटीर उद्योग बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं, चाहे वो लकड़ी का खिलौना उद्योग हो या फिर बनारसी साड़ी उद्योग, सभी इस बजट से आस लगाए बैठे हैं। बनारस का नाम बनारसी साड़ी के नाम से विख्यात है। कहते हैं कि बनारसी साड़ी सिर्फ लिबास नहीं बल्कि परंपरा है। लेकिन लॉकडाउन की मार से कुटीर उद्योग बेहाल हैं और रेशम की ड्यूटी जो है वो बढ़ गई है, तो रेशम भी महंगा हो गया है। इसके साथ ही बिजली भी इन दिनों बुनकरों के लिए परेशानी का सबब बनी है। लिहाजा बिजली पर राहत और रेशम पर राहत की उम्मीद लगाए बुनकर अब सरकार की ओर देख रहे हैं। जाहिर तौर पर जिसका जिक्र पूजा आप कर रही हैं, कुटीर उद्योग को बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए, इस पर भी फोकस यहां पर रहने की पूरी उम्मीद इस बजट में है। तो प्रदेश में 100 से 150 साल से भी ज्यादा पुरानी नहरों पर बने पुल पुलिया की जर्जर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का महाअभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन काम को शीघ्र प्राथमिकता देते हुए 100 दिनों के अंदर अंदर इसे पूरा किया जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सभी संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बात करके सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में नहरों पर लगभग 70,000 पुल और पुलिया निर्मित हैं, जिनमें से लगभग आधे कमोबेश क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इन्हें ठीक भी होना चाहिए। इनके निर्माण कार्य का काम जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। वहां ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, साथ में अभिनव हमारे साथ फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। कोशिश है जनता टीवी की कि हम ग्राउंड जीरो पर जाएं और आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें जो सीधे समाज को प्रभावित करती हैं। और पवन हमारे साथ किसानों के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं पीएम सिटी बनारस का। धर्मेंद्र, आपसे जानेंगे, कुटीर उद्योगों का जिक्र हो रहा है, थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि बजट से काफी उम्मीदें हैं बुनकरों को। क्या हाल ग्राउंड जीरो पर? देखिए पूजा भाई, इस समय जहां बुनकर मौजूद हैं और जहां साड़ी का, बनारसी साड़ी का कारोबार है, मैं यहां मौजूद हूं। इस समय आपको दिखाना चाहूंगा कुटीर उद्योग की जो स्थिति है और यहाँ के बुनकरों से ही मैं जानता हूं कि क्या इनकी स्थिति है और क्या इनकी मांग है कि किन चीजों पे इनको सहूलियत मिले। तो मैं इनसे जानता हूँ कि क्या है सरकार के आज बजट आना है और आप लोग की क्या मांग है, क्योंकि बुनकरों से दिन प्रतिदिन बदहाल होते जा रही है, तो क्या कहते हैं, क्या सरकार से मांगे? हम लोग की सरकार से यही मांग है, जैसे पहले बिजली थी हम लोग की, फ्लैट रेट पर वो मिलना चाहिए। हम लोग का ताना बाना ये सब सही ढंग से चलना चाहिए। जो मजदूरी हम कम हो गई है वो हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। इस स्थिति में बड़ी कगार पर रहेंगे जो स्थिति हम लोग की चल रही है। बिजली वाले रोज आके धमकी देते हैं, बिजली काट देंगे तो कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गरीब बच्ची कहाँ से ला के देगा? जो लॉकडाउन से जो सब बंद पड़ा था अब सब बकाया में चल रहा है, तो कहाँ से आदमी सब रहेगा? कोई भर नहीं पाएगा। यहाँ आदमी का चूल्हा नहीं जम पा रहा है तो वो बत्ती की बिल कहाँ से जमा? अब जो पहले फ्लैट रेट में थी अब वो यूनिट से मांग रहे, कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? नहीं हो पाएगा। हम लोग सरकार से मांग है कि हम लोग की मतलब ये मांग
उन्हें उसको पूरा करें। तो जैसा कि पूजा आप देख रही हैं, इनका कहना है कि पहले जो विद्युत 2019 में फ्लैट रेट लागू थी, वो बुनकरों को फिर से बहाल की जाए, क्योंकि जो सब्सिडी की बात सरकार लगातार कर रही थी, सब्सिडी अब बुनकरों को नहीं मिल रही है। विद्युत सब्सिडी की लगातार सरकार इन लोगों को आश्वासन देती रही, लेकिन सब्सिडी के नाम पर छलावा हो रहा है, क्या कहना है? तो कहीं ना कहीं इनके बिल्कुल साथ धर्मेंद्र, आपके पास लौटते हैं, लेकिन अभी रुक करेंगे। उद्योग नगरी कानपुर का अभिनव हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभिनव, आपसे जानेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या हाल, क्योंकि जिस तरीके से टेनरीज का काम था, टेनरीज का गंदा पानी गंगा में जा रहा था, तो गंगा को लेकर के प्रयास किए सरकार ने। उसके अलावा उद्योगों के लिए भी लगातार गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास चल रहे हैं। बजट से किसको कितनी उम्मीदें? जी पूजा, आपको बता दूं कि कानपुर एक औद्योगिक शहर है। वर्तमान में जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं प्रदेश में, वो कानपुर से ही विधायक हैं, सतीश महाना जी। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ कारोबारी हैं, तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आने वाले बजट से इन कारोबारियों को क्या उम्मीद। जैसा कि ये उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, उनका बजट आ चुका है, तो आने वाले बजट से आप कारोबारी हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? देश की सरकार से यही उम्मीद है कि पहले ये देश की जनता के हित में हो और इन मुद्दों पे प्राथमिकता दी जाए। और जिस तरीके से हम लोगों के टेक्सटाइल बिजनेस में लॉकडाउन के बाद से बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, इसमें हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे कि कार्टन में कपास में इतना ज्यादा दाम बढ़ा, यहाँ के सारे यूनिट एक तरफ से, यहाँ पे सारे कारीगर कहीं ना कहीं बेसहाय अपने, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस तरह के बजट पेश करे कि सभी का, पूरे देश का, एक जनता, शिक्षा, हर प्रकार के उद्योग का भला हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आज 11 बजे सुरेश मोदी पेश किया, तो क्या उम्मीद है आपको कि किस तरह का बजट होना चाहिए? मेरा सोचना ये है कि केंद्र सरकार का जो बजट अभी पहले आया था, उसमें मतलब छोटे कानपुर क्षेत्र, यहाँ पे छोटे छोटे कारोबारी हैं जो MSME के अंतर्गत आते हैं, तो उनको कुछ केंद्र सरकार के बजट से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो योगी या उत्तर प्रदेश सरकार का बजट मिला है, सारे यहाँ पे जो मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, उनके कारोबारी हैं छोटे मोटे, जाहिर तौर पर अभिनव लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। धर्मेंद्र अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि जो कुटीर उद्योग है, खासकर वाराणसी की बात की जाए, जो छोटे बुनकर है, क्योंकि अभी पिछले साल कोरोना के चलते काफी ज्यादा नुकसान उनके लिए भी हुआ, व्यापार जो थे वो पूरी तरीके से बंद थे, लेकिन इस बार यूपी में इन लोगों को बढ़ावा दिया जा सके, किस तरीके से इनके उद्योग को, जो कुटीर उद्योग है, उनको बढ़ावा दिया जा सके, इस पर भी पूरी तरीके से फोकस रह सकता है। देखिए पूजा, निश्चित तौर पे वाराणसी में लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री जब से आया और 600 करोड़ का ट्रेड सेंटर खोलकर वाराणसी नहीं पूर्वांचल के अन्य जिलों के भी, जैसे हस्तशिल्प की बात की जाए, मीनाकारी की बात की जाए, बनारसी साड़ी की बात की जाए, तो लगातार उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं बुनकरों की जो बात की जाए, इनकी स्थिति और बिगड़ती जा रही है। और इस बार सरकार की जो बजट है, काशी की जनता, काफी पूर्वांचल की जनता आस लगा के बैठी है कि हस्तशिल्प और मीनाकारी, बनारसी साड़ी, जो इनके निजी व्यवसाय है, इसमें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे सकती है, और जो आयात निर्यात में छूट दे सकती है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये जो है इनकी मांग चल भी रही थी, क्योंकि 2019 से लगातार लोगों की मांग थी, तो प्रधानमंत्री उसको देखते हुए अपने नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र में इन चीजों की सहूलियत दी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभिनव, लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि जो छोटी फैक्ट्रियां हैं या जो उद्योग जगत है, जो व्यापार जगत है, उन्हें किस तरीके की राहत यहाँ पर इस बजट में मिल पाती है, और साथ ही जो निवेश है उसे किस तरीके से बढ़ावा जो है वो दिया जाता है। जाहिर तौर पर निवेश होगा तो आर्थिकी जो है वो बढ़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, आपको बता दूं कि यहाँ के जो छोटे कारोबारी हैं, जो MSME सेक्टर है यहाँ का, उनको प्रदेश सरकार से ये उम्मीद है कि स्टेट GST में उनको राहत दी जाएगी। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स है उसको कम करा जाएगा, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन में हो रहे खर्चे को भी कम किया जा सके, जिससे इनका पूरा कारोबार जो कोरोना काल में के हिसाब से ठप पड़ गया है, यहाँ का जो MSME सेक्टर है ठप पड़ गया है, उसको इस आने वाले बजट से उम्मीद है कि अब इस बजट के बाद शायद MSME सेक्टर में ठीक हो सकें। जी,
जाहिर तौर पर और पूजा, जिस तरीके की अभी चीजें चल रही हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान जो एमएसएमई सेक्टर है और जो छोटे बुनकर है उन्हें यहाँ पर हुआ है। और आज जो बजट पेश होने वाला है, ना सिर्फ छोटे व्यापारी बुनकर बल्कि किसानों को भी इससे काफी बिल्कुल, किसानों को भी काफी ज्यादा उम्मीद है। धर्मेंद्र, आपके पास आऊंगी। ये बजट जो है वो चुनावी बजट, विकास पर फोकस करते हुए चुनावी बजट रहने वाला है, क्योंकि जितने जितने एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एजेंडे भी इसमें सेट होने की कोशिश होगी। तो क्या लगता है कि बुनकरों की ये जो उम्मीद लगातार लंबे समय से चली आ रही है, उनको कुछ इस बजट से उम्मीदें जतानी चाहिए या फिर नहीं जतानी चाहिए? आपको लगता क्या है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से दौरा रहा नेताओं का बनारस का, उससे क्या किसी तरह के कोई संकेत मिलते नजर आ रहे हैं क्या? देखिए पूजा, बुनकरों की बात अगर लगातार की जाए तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, भारत सरकार, प्रधानमंत्री भी लगातार इसकी कवायद कर रहे हैं। क्योंकि 2019 में फ्लैट रेट पे विद्युत जो मिलती थी इनको, वो एक निर्धारित बिल मानक होता था, लेकिन आज के डेट में इनको जो कॉमन बिल होती है, कमर्शियल कनेक्शन का मिलता है, उससे इनको सब्सिडी की बात सरकार लगातार कर रही थी, उसमें सहूलियत नहीं मिल रही है। सब्सिडी की तो बात की गई थी, लेकिन अभी तक सब्सिडी इनको नहीं मिल रही है। और बुनकरों की बात की जाए तो सब्सिडी में, ठीक है धर्मेंद्र, आपके पास जी, धर्मेंद्र आपके पास मैं लौटती हूँ। अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लखनऊ से, विधानसभा के बाहर से अनिल जी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ में। अनिल जी, क्या हलचल देखने को मिल रही है विधानसभा क्षेत्र में? आप अपडेट दे दें तमाम दर्शकों को। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हलचल इस बात की है लेकर के कि आज का बजट जो है बम्पर बजट होगा, क्योंकि बजट में जितनी संभावनाएं हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव हो और अभी कुछ ही महीने बाद, कुछ ही समय बाद पंचायत चुनाव है। तो ये बजट पूरी तौर से पंचायत चुनाव और फिर अगले साल के विधानसभा चुनाव लेकर बनाया गया है। और जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि बजट में इस बार सबसे ज्यादा जो चीज होगी वो कोरोना से जो स्वास्थ्य सेक्टर था, स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर होगी, फिर यूथ को लेकर के होगी और शिक्षा को लेकर के होगी, पर्यटन को लेकर होगी। किसानों का भी मुद्दा इस बजट में निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा, क्योंकि बजट अगले चुनाव को देखकर बनाया जा रहा है, किस तरीके से चुनाव होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पे संजीव कपासिया जी, हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर साथ मौजूद हैं। उन्होंने तमाम मंत्रियों से बातचीत भी की थी सुबह। उनसे मुझे क्या आपको लगा था संजीव जी? देखिए अंकुर जी, ये जो बजट है पूरी तरीके से चुनावी बजट होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकार का फोकस खासतौर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए और किसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। जैसा कि लगातार विपक्ष और सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं। अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे विधानसभा में, उसके बाद ये बजट विधान परिषद में जाएगा। हालांकि अब देखना यह है कि बजट में क्या क्या होगा। हम देखिए संजू, एक ही बताओ, जब अभी मुख्यमंत्री और सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री यहाँ जा रहे थे, तो उन दोनों में जो उत्साह था, जो खुशी थी, उससे क्या नजर आता है? अभिनव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। ग्राउंड जीरो से आपने तमाम अपडेट हमको दी है। अंकुर जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है और अब कुछ ही देर में इसका बिल्कुल डिस्क्लोज भी हो जाएगा कि इस बजट में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, उनके लिए क्या इस बजट में खास हो सकता है? देखिए ये बात सही है कि ये बजट में अंतिम व्यक्ति के जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ उसके लिए भी होगा, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है, बजट में किसान, बजट में युवा, बजट में कोरोना काल में निपटने की तैयारी और पर्यटन, इन सारे बातों को ध्यान रखना, क्योंकि इस अभी कुछ ही समय बाद पंचायत चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव अगले साल है। तो पूरा बजट बम्पर बजट है और इसमें बहुत सारी आशाएं, इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। चुनौतियां यहाँ पर बहुत सारी है और ये पूर्ण बजट के साथ साथ संपूर्ण बजट रखने की कोशिश भी यहाँ पर सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनावों से आने वाले पहले बजट में बहुत उम्मीदें भी होती है और सरकार के लिए एक चांस होता है कि आखिरी बार किस तरीके से प्रदेश की जनता को लुभाया जा सके। लेकिन चुनौतियां यहाँ पर कई रही हैं सरकार के सामने भी, उसे किस तरीके से पार पाते हैं ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, संपूर्णता के साथ। और अंकुर जी, इस बात का जिक्र भी निकल करके सामने आ रहा है कि इस बजट को पेश करने के लिए, क्योंकि लार्जर देन द पिक्चर, मतलब बजट जो है वो अपेक्षा से अधिक बड़ा है, इसके लिए जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो कई जगहों से कर्जा भी ले रही है, इस तरीके की भी खबरें हैं। जी देखिए, इस समय जो रिसोर्स थे, जो
जो राजस्व वसूली थी, निश्चित रूप से राजस्व वसूली उतनी नहीं हो पाई पिछले एक साल के दौरान। तमाम व्यवसाय, तमाम रिकवरी नहीं हो पाई थी। तो सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बगैर कर्ज लिए। जैसा कि आज 2 दिन पहले हमारे प्रमुख सचिव वित्त से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये दिक्कतें आती रहती हैं इस प्रकार की, और उसको कैसे मीट आउट किया जाए। मीट आउट करने के जो तरीके हैं वो यही है कि उनको पैरेलल जाकर कहीं पे वो फाइनेंस कराते हैं, फाइनेंस कराने के बाद ही वो आगे बजट को पैरेलल करते हैं, फिर धीमे धीमे उसके कर्ज अदाई करते हैं। ये व्यवस्था रहती है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव के और अभी जो जितनी चुनौतियां थी उन चुनौतियों को देखते हुए ये समानांतर आर्थिक व्यवस्था की व्यवस्था की जा रही है। एक चीज बता और पूजा यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा कि इस बजट को भले ही बम्पर बजट के रूप में लाया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष सरकार को लगातार कॉर्नर कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं उन पर निशाना साध रहा है और हमेशा उनको कहीं ना उसमें रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को देखते हुए, विपक्ष के हमले को देखते हुए सरकार इस बार के बजट में इन सारी सावधानियों बरतेगी जो एक समझदार सरकार को बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल, समझदार सरकार को जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो पूरी कोशिश होगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से गन्ना किसानों का जिक्र हो रहा है, छोटे व्यापार का लगातार जिक्र हो रहा है, उस पर अब घिरना नहीं चाहेगी सरकार। धर्मेंद्र, आपका रुख करेंगे। छोटे व्यापारों का जिक्र लगातार हो रहा है, सरकार कह रही है अंत्योदय की बात कर रही है, यानी कि छोटे से छोटा इंसान, पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ इंसान, उसको हम लाभ पहुंचाएंगे। सबका साथ सबका विकास नारे को सिद्ध करना चाहेगी सरकार। लेकिन क्या लगता है, बुनकरों की हम बात कर रहे हैं, बुनकर वो छोटा तबका है, वो छोटी श्रेणी है, छोटी इकाई है जो देश की परंपरा को भी प्रभावित करती है, समाज को प्रभावित करती है, सरकार को प्रभावित करती है। उनको क्या कुछ मिल सकता है? बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बुनकरों की जो आस लगातार सरकार से चली आ रही है, अभी तक वो जो सफलता होनी चाहिए उनको सरकार द्वारा नहीं मिल पाई है। क्योंकि बुनकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं इन्हीं से जानता हूं कि इनकी क्या विशेष मांगे हैं पूजा, और इनके क्या क्या सहूलियत इनको सरकार दे, ताकि छोटे तबके के लिए सरकार की एक जो सरकार का नजरिया है वो बदले इनके लेवल पे, क्योंकि इनका बहुत हालत अभी फिलहाल स्थिति में खस्ती है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार ये कहना ये बजट ला रही है, क्या सहूलियत मिलेगी आप लोग इसकी और बदहाल से ऊपर उठे? सरकार ये कहना चाहेंगे जो पिछले हिसाब पे था, फ्लैट रेट से बिजली मिलती रही, उसी हिसाब से मिले। और जो हम लोगों को मजदूरी कम मिल रही है, और जो हम लोगों को काफी दिक्कत है लॉकडाउन से जब से लेकर तब तक हम लोगों को काफी परेशानी है। और सबसे ज्यादा तो हम लोगों को एक तो फ्लैट रेट नहीं मिल रहा है, ऊपर से बिजली वाले हम लोगों को आकर ढेर तंग करते हैं। तो पूजा जी, आप देख रही हैं लगातार दूध और रेशम और इनको जो है सब्सिडी की बात ये कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बुनकरों की उम्मीद यहाँ पर ज्यादा भी है और होनी भी चाहिए। अनिल जी, एक सवाल मेरा, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा विषय पूरे भारत में बना हुआ है, जो लाइमलाइट में है, वो है किसानों के लिए यूपी बजट में, खासकर यूपी के किसान, क्योंकि सबसे ज्यादा विशेष तौर पर उन पर निगाहें टिकी हुई हैं और किसान आंदोलन भी चल रहा है। बिल्कुल, क्या विशेष रहेगा गन्ने की कीमत को लेकर के, और बजट की शुरुआत जिस तरीके से गन्ने के साथ हुई, ट्रैक्टर एंटर कर गया विधानसभा के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और किसानों पर अगर फोकस नहीं किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया, तो घिर जाएगी सरकार जाहिर तौर पर। देखिए पूजा, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे साथ यहाँ पे लखनऊ में मौजूद है संजीव कपासिया, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, और वो अभी एक दिन पहले कृषि मंत्री से बात भी की थी। कृषि मंत्री ने क्या क्या खास बातें बताई इस बजट को लेकर के, संजीव कपासिया की जवानी। बिल्कुल, देखिए, खास तौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए और धार्मिक पर्यटन के लिए इस बजट में खास होने वाला है। 5.5 लाख करोड़ का ये भारी भरकम बजट अपने आप में पूजा जी का इतिहास रचने जा रहा है। जैसे पेपरलेस बजट है, इसके अलावा चुनावी बजट है, और पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सरकार का फोकस आम आदमी पर है, यानी किसान पर है, गांव में बैठे उस बेरोजगार युवा पर है। इसके अलावा काशी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, तमाम ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको धार्मिक पर्यटन के हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसके विकास के लिए तमाम इस बजट में प्रावधान हो सकते हैं। इसके अलावा जो विधायक निधि पूजा जी लगातार सस्पेंड चल रही थी 1 वर्ष से, उसको बहाल होने की संभावना है। विधायक निधि के 3 करोड़ प्रतिवर्ष के रूप में विधायकों को जाएंगे, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से
क्षेत्र के विकास होंगे और विधायक अपने हिसाब से उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर पाएंगे। अब कुछ ही देर बाकी है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री बजट विधानसभा में पेश करेंगे। 10:52 इस समय हुए हैं। इससे ठीक 8 मिनट बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट को पेश करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो आकांक्षाओं आशाओं का बजट है उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। देखिए मुझे जहाँ सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं, वहीं विधान परिषद में नेता सरकार जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, वो बजट पेश करेंगे। दोनों सदनों में एक साथ बजट पेश हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह, और आज ही दोनों बजट सदनों में बजट पास हो जाएगा और इसके पर चर्चा कल शुरू होगी और बहस लगातार एक सब्जेक्ट को लेकर सदन में होगी। जी पूजा, बिल्कुल जो है बहस होने वाली है, देखने को मिलेगा। विपक्षियों का कोई रिएक्शन सामने आया है इस दौरान? विपक्षियों का कोई रिएक्शन अनिल जी सामने आया अभी तक? जी जी जी, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो नेता थे, विधायक थे, वो जो सदन में आए हैं विधायक लोग, वो साइकिल से आए हैं और ये कहते हैं, उनके हाथ में झंडे बैनर थे कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, अब वो अपनी गाड़ियों से आने की स्थिति में नहीं है। एक विरोध स्वरूप उन्होंने आज जो एंट्री की है विधानसभा में, वो निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाली है कि साइकिल से वे लोग सदन में आ रहे हैं। और जबकि जितने भी विधायक आमतौर पर चलते हैं लंबे लाउड लस्कर से चलते हैं, लेकिन विरोध का स्वरूप तो उन्होंने आज दिखाया है कि जनता की आवाज कैसे वहां तक पहुंचाई जाए कि पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो गया है, अब साइकिल में चलना है, पैदल चलना उनकी मजबूरी है। तो विरोध शुरू हो गया है। और आपको बता दो, अभी से आज राम गोविंद चौधरी जो समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हैं, और उन्होंने आज सुबह ही कहा था कि उनकी लड़ाई सदन से लेकर के सड़क तक चलेगी। सरकार के ऊपर उन्होंने तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए थे और कभी सरकार को माफ नहीं करेंगे, उसकी लड़ाई वे लोग सदन से सड़क तक लड़ेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनिल जी, लेकिन अब क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है, यहाँ पर युवाओं, महिलाओं और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि फ्री कोरोना वैक्सीन की बात तक यहाँ पर की जा रही है इस बजट में, तो उसको लेकर क्या फोकस रह सकता है? इसकी चर्चाएं काफी जोरों पर हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है इस समय, क्योंकि एक साल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लिए जैसा कि इतने बड़ा राज्य जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें किस तरीके से जो मैनेजमेंट किया सरकार ने और उसको नियंत्रित किया, तो और कैसे फोकस करके उन्होंने अलग अलग सेक्टर बना करके अब उसी सेक्टर को तहत स्वास्थ्य विभाग के हैवी बजट देने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और अभी हाल में चूंकि किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा उछल के आया, तो उसको देखते हुए किसानों के लिए भी बजट में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। जहाँ तक आपने कहा युवाओं और महिलाओं के लिए, जाहिर सी बात है यूथ ही सबसे बड़ा वर्कर होता है, यूथ सबसे बड़ा वोटर होता है, तो उसको भी सरकार नकार नहीं सकती। तो इस बजट में यूथ को नौकरी यानी कहीं ना कहीं उनको सेवा यूनिट का व्यवस्था करने की भी बात इस बजट में कही जा रही है। अब ये तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा क्या क्या चीजें सामने आई, लेकिन जैसे कि अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि तब तक हम सिर्फ उम्मीद जता सकते हैं और कयास लगा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलते चलते सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। सुरेश खन्ना जिस तरीके से पूजा कर रहे थे, ये ईश्वर को साक्षी मान करके और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, और साथ में उनके देख लीजिए ये बजट का पिटारा रखा हुआ है। ये वही पिटारा है अंजलि जिसके लिए इतना लंबा डिस्कशन हमने किया है कि आखिरकार इससे निकलने क्या वाला है। ये उम्मीदों और आशाओं से भरा पिटारा है, जो कि उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तम प्रदेश बनाने की बात हमेशा जिक्र करते हैं चुनावों से पहले, उसका पिटारा ये यहाँ पर रहने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में